जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन हब में। पिछले कक्षा में हमने जहाँ देखा था उससे आगे शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए सैयद वंश का आखिरी बचा हुआ था। देखिए भटिंडा और दोआब पर जो है मुबारक शाह ने के समय पर बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के दबाने में सफल तो हो गया, लेकिन विद्रोह जो हुआ था वो मुबारक शाह के टाइम पर हुआ था, इसे याद रखना। ठीक है, अंतिम शासक जो है अलाउद्दीन आलम शाह था। ठीक है, अलाउद्दीन आलम शाह जो है अंतिम शासक बना सैयद वंश का। सैयद वंश में जितना भी टाइम तक ये चला था 1414 से 1451 तक, तो इसके अंतराल में सबसे लंबे समय तक शासन किया अलाउद्दीन आलम शाह ने। ठीक है, सबसे लंबे समय तक शासन किया। 1451 में बहलोल खान ने इसकी हत्या कर दी। किसने? बहलोल लोदी ने। ठीक है, बहलोल लोदी ने इसकी हत्या कर दी और इसके स्थान सैयद वंश के स्थान पर लोदी वंश की स्थापना की। तो अगला देखते हैं लोदी वंश। लोदी वंश जो है वह दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश है। ठीक है, 1451 से लेकर 1526 तक लगभग 75 वर्षों तक यह चला था। ठीक है, इसका जो संस्थापक था वो स्वयं बहलोल लोदी ही था। पहला शुद्ध अफगान वंश था। इससे पहले जो भी वंश आए थे वो लोग तुर्क होते थे या फिर कोई अन्य हुए थे। ठीक है, या फिर कोई कबीले वाले होते थे जिसे बाद में इस्लाम धर्म अपना लिया। लेकिन ये लोग जो आए थे लोदी वंश, ये लोग पहले से ही अफगान वंश थे, शुद्ध अफगान वंश। दरबारियों के सम्मान में जो बहलोल लोदी है यह खड़ा हो जाता था। जैसे कि राजा आता है तो दरबारी खड़े हो जाते हैं, तो वैसे ये भी खड़ा रहता था। ठीक है, जब दरबार के सभी लोग बैठ जाते थे तब जाकर ये बैठता था। तो ये दरबारियों का मतलब अपने अधिकारियों का सम्मान का एक तरीका था। जौनपुर पर इसने आक्रमण किया और आक्रमण करके जौनपुर को इसने जीत लिया। ठीक है, जौनपुर पर आक्रमण बहलोल लोदी ने किया और जीत लिया। इसने सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का के नाम से जाना जाता है। ये बहलोली सिक्का जो है वह अकबर के समय में ज़्यादा प्रचलित हो गया, क्योंकि देखिए अब 1526 आ गया है। 1526 के बाद फिर से क्या होता है, मुगल पीरियड चालू हो जाता है, मुगल काल शुरू हो जाता है। तो अकबर का टाइम आने वाला है। ठीक है, कुछ वक्त बाद। तो बहलोली सिक्का जो चलाया इसने वो अकबर के टाइम पर ज़्यादा फेमस हुआ था। ठीक है, सरदारों का इसने जो गिरोह था या फिर ग्रुप था उसे इसने मकसद ए अली कहा। ठीक है, मकसद ए अली इसने सरदारों को कहा। ठीक है, सिकंदर ग्वालियर का जो शासक था, ठीक है, रायकर्ण को 1487 में पराजित कर दिया। ग्वालियर शासक रायकर्ण को 1487 में पराजित किया। अंतिम अभियान था इसका। उसके बाद ग्वालियर के बाद जो ये अभियान है इसके समाप्त हो गए। अंतिम अभियान ग्वालियर अभियान था, रायकर्ण को पराजित किया। अगला शासक जो थे वो थे सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो थे वो लोदी वंश के सबसे प्रभावशाली, सबसे योग्य शासक थे। ठीक है, सबसे योग्य शासक थे। इसने 1504 में आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, जो आगरा में ताजमहल वाला जानते हैं आज, उसकी स्थापना 500 वर्ष पूर्व 1504 में हुआ था। ठीक है, 1506 में इसने फिर इसे राजधानी बना ली। देखिए 1504 में आगरा शहर बसाया, 2 साल में शहर जो है अच्छे से बस गया, रोजगार वगैरह हो गया, तो फिर इसने राजधानी शिफ्ट कर दी आगरा में। ठीक है, दिल्ली से आगरा शिफ्ट हुआ। कई बार दिल्ली, लाहौर से पहले दिल्ली आया, दिल्ली से फिर इधर उधर जहाँ मन पड़ता वहाँ पर राजधानी जिसका जो मन पड़ता वो लेके गया, लेकिन मुख्य रूप से दिल्ली ही था। दिल्ली सल्तनत कहलाया इसे। देखिए गुलरुखी नामक पत्रिका में लिखा है कि 1506 में इसने राजधानी बनाई थी। ठीक है, इसने गुलरुखी नामक पत्रिका इसने लिखी थी अपने टाइम पर। इसने गज ए पेमिस नामक एक मापक बनाया था। ठीक है, मापने की पद्धति बनाई थी जिसका नाम था गज ए पेमिस। यह 30 इंच के बराबर एक गज ए पेमिस होता था। ठीक है, भूमि मापने के लिए इसने बनाया था। खाद्यान्न से इसने यानी कि खाद्य पदार्थों से इसने कर जो है हटा दिया था। ताज़ा निकालने पर इसने रोक लगा दी थी, प्रतिबंध लगा दिया था। महिलाओं का जो मज़ार में जाना होता था उस पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, 2 चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया सिकंदर लोदी ने। महिलाओं के मज़ार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और क्या किया इसने, ताज़िया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। खाद्यान्न से कर भी हटा दिया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी जो था, ठीक है, सिकंदर लोदी ख़त्म, बहलोल लोदी शासक, उसके बाद इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो थे वो अंतिम शासक थे। इसने 1518 में खतौली के युद्ध लड़ा और इस खतौली के युद्ध में राणा सांगा जी ने उसे पटक पटक कर मारा। ठीक है, तो राणा सांगा से इब्राहिम लोदी हार गया। ठीक है, राणा सांगा जीत गए। राणा सांगा महाराणा प्रताप जी के वंशज, मतलब उनके पूर्वज थे, वंशज नहीं समझ चाहूँगा। ठीक है, इसके संबंधी जो थे आलम खान और दौलत खान। आलम खान और दौलत खान ने इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। इसने मारने के लिए इसने क्या किया, बाबर को बुलाया। ठीक है, और बाबर ने इसे मारकर फिर अपना मुगल वंश की स्थापना कर दिया। बाबर को बुलाने की क्या ज़रूरत थी, वैसे भी तो राणा सांगा हरा ही चुके थे, उन्हें बुला लेते, लेकिन इन्हें तो बुलाना है अपना ही जात वाले को भी है।
तो बाबर ने 1526 में इसकी हत्या कर दी इब्राहिम लोदी की, और उसके स्थान पर लोदी वंश के स्थान पर दिल्ली सल्तनत पूरा ख़त्म, और उसके स्थान पर मुगल पीरियड पूरा चलाया, मुगल काल स्थापित किया। ठीक है, देखिए इब्राहिम पानीपत का प्रथम युद्ध में, ठीक है, 1526 में, याद रखिएगा। सल्तनत की जो एकमात्र सल्तनत शासक ये जो है इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का एकमात्र ऐसा शासक है जो कि युद्ध के मैदान में मारा गया था। बाकी किसी की हत्या कर दी, बैठे बैठे निपट गया, ये अलग चीज़ था। ठीक है, महल भसक गया लकड़ी वाला, वो अलग था। ठीक है, देखिए इस्लामिक कानून के जो अब सल्तनत कालीन जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, इसे देख लेते हैं। सल्तनत कालीन जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, इसमें देखते हैं कि इस्लामिक कानून इस समय लागू थे, जिसे शरीयत कहा जाता है, शरिया कानून, ये उस समय लागू हुआ करता था दिल्ली सल्तनत में। ठीक है, लेकिन अधिकांश जो जनता थी वह मुसलमान नहीं थी, हिंदू थे या फिर अन्य धर्म से संबंधित थे कुछ लोग, लेकिन अधिकांश जो जनता थी वो मुसलमान नहीं थी, लेकिन फिर भी इसमें शरीयत कानून लागू होता था। ठीक है, बर्नी ने सल्तनत काल के में के बारे में कहा है कि यह वास्तविक इस्लाम वाला शासन मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी आए अधिकतर अधिकारी या तो अमीर इस्लामिक संप्रदाय से थे या फिर तुर्क संप्रदाय से थे, तुर्क कबीले वाले थे या फिर किसी भी कबीले से थे। ठीक है, इसलिए इसे वास्तविक इस्लाम नहीं कहा दिल्ली सल्तनत को, वास्तविक इस्लाम इसने कहा मुगल पीरियड को। ठीक है, अब वित्तीय व्यवस्था किस प्रकार से थी, आर्थिक व्यवस्था ये देख लेते हैं। कृषि और व्यापार हमेशा की तरह इस समय भी मुख्य आय के साधन हुआ करते थे। प्रमुख कर जो थे उसमें से उस्र कर, मुत्तई कर, ये जकात कर हो गया, खराज हो गया, चरी और घरी हो गया। खराज यानी कि मुसलमानों की भूमि पर, चरी यानी कि चारागाह का कर, घरी यानी कि घर पर लगने वाला कर्ज, ये सब था। ठीक है, खुम्स जो था वह मुख्य राजस्व नहीं हुआ करता था, क्योंकि खुम्स जो है वह चोरी का धन जो होता था, चोरी का सामान, उस पर लिया जाने वाला टैक्स था, इसलिए यह मुख्य कर नहीं था। जजिया और जकात धार्मिक कर थे, इसलिए इसे भी मुख्य कर की श्रेणी में नहीं रखा गया था। ठीक है, टैक्स वसूलने के लिए सबसे छोटा अधिकारी जो होता था उसे चौधरी के नाम से जाना जाता था, चाचा चौधरी। ठीक है, जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था उसे इक्तादार कहा जाता था। ठीक है, इक्ता व्यवस्था के तहत देखिए यहाँ पर अधिक कर वसूला जाता था। अगर इक्तादार जो, अगर मान लीजिए इक्तादार जो था उसे 10,000 रुपये मतलब 1,00,000 रुपये टैक्स वाला भूमि दे दिया गया, गांव दे दिया गया। ठीक है, लेकिन वो 1,00,000 से ज़्यादा, 1,50,000, 1,20,000, 25,000 तक का कर अगर वसूल लिया करता था तो उसे क्या कहा जाता था, उसे फवाजिल कहा जाता था। ठीक है, तो उसे निर्धारित या निश्चित कर से ज़्यादा वसूल लेना, कर वसूल लेना फवाजिल कहलाता था उस समय। ठीक है, दीवार मुस्त नामक किसने एक बनाया था, खिलजी ने। ठीक है, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, टैक्स में भ्रष्टाचार रोकने के लिए। ठीक है, दीवान उस्त नामक विभाग बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने, टैक्स के भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। अधिक कर इस देखिए अब टैक्स जितना प्रमुख, टका या जिल्ला, क्या था ये, जितना, टका या जितना जो था वो उस समय का प्रमुख सिक्का हुआ करता था, जिसे इल्तुतमिश ने लागू किया था, जो कि पूरे दिल्ली सल्तनत में चला था। गुलाम वंश में अलाउद्दीन मसूद शाह जो था, इसने सिक्कों पर खलीफा का चित्र बनवाया था। ठीक है, आप लोग जो सोचते हैं वो वाला खलीफा नहीं है, पैगंबर जी का खलीफा है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।